हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम एक खास टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे आपको, जो गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है, जिसमें हम एक अनंत विस्तार की अचालकीय शीट लेंगे। अनंत विस्तार की आवेशित अचालकीय शीट लेंगे और उस शीट से कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर हम तीव्रता का व्यंजक निकालने का प्रयास करेंगे। उस चादर का विस्तार अनंत है। पहले तो अचालकीय है, मतलब उसमें जहां हम आवेश डालेंगे वे आवेश मूवमेंट नहीं करेंगे, चालकीय अवस्था में नहीं रहेंगे, वहां आवेश चल नहीं पाएंगे। जहां आवेश डालेंगे वहां पर आवेश स्थिर रहेंगे। तो मतलब संपूर्ण आवेश इसमें जहां पर इसके भीतर ही सारे फैले रहेंगे। और ये सीट हमारी अनंत विस्तार की है। इसका मतलब इसका स्टार्ट और एंड हमको मालूम नहीं है, ये हमारे सामने पूरी तरह से फैली हुई है। ऐसी सीट हमने ली है, तो उस सीट को यहाँ बनाया है हमने। ये सीट है, बीच में बनी है हमारी, और इसमें आवेश दिया है हमने, ये प्लस आवेश दिया हुआ है। तो ये संपूर्ण रूप से आवेशित है, लेकिन अचालकीय है, इसलिए आवेश सारे फैले हुए हैं इसमें। इसके एक बिंदु से, इस बिंदु से r डिस्टेंस पर हमने एक दूसरा बिंदु लिया है, बिंदु P। हमने यहाँ पर करना है गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। अतः हमें यहाँ पर अवश्य ही गॉस की अवस्थाएं लानी पड़ेंगी। अवस्थाएं क्या होती हैं गॉस की? गॉस की अवस्थाएं मुख्य रूप से एक आवेश, उस आवेश को घेरे हुए एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, ये दो अवस्थाएं होनी अत्यंत आवश्यक हैं। तो ये दोनों अवस्थाएं हम यहाँ पर लाने का प्रयास करेंगे। तो आवेश तुम्हारे पास उपस्थित है, लेकिन हमें एक यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा जो यहाँ आवेश को घेरे हुए हो। अब देखिए, ये जो आवेश घेरेगा हमारा तभी घेर पाएगा जब इसके पीछे से भी और इसके आगे से भी हम इसको पूर्ण तरह से घेर दें, ठीक है ना। तो ऐसी अवस्था में यहाँ तो हम इसे घेर पा रहे हैं, है ना, यहाँ तो इसे घेर पा रहे हैं, लेकिन इस तरह के जाने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन ये विस्तार इसका अनंत है, अतः यहाँ पीछे जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ हम एक व्यवस्था करते हैं, हम यहाँ पर सिमेट्री जिसे बोलते हैं सममिति के आधार पर ये मानते हैं कि जैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर, जैसी स्थिति हमारी यहाँ पर बन रही होगी, वैसी अवस्था शायद पीछे ही बन रही होगी। इसके लिए हम वही अवस्था मानते हुए इस तरह का ही बिंदु पीछे की तरफ मानते हैं, जिसे हम इसका प्रतिबिंब P' कहते हैं। तो ऐसी व्यवस्था की है हमने यहाँ पर, सममिति के आधार पर एक बिंदु माना है, जिस बिंदु को हमने P' कहा है। अब इस P' और इस P से होता हुआ हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींचा है, जिस गॉसियन पृष्ठ के द्वारा यहाँ पर आवेश घिर गए हैं। यहाँ पर इन आवेशों को हमने घेरा हुआ है, यहाँ पर जो आवेश हमारे यहाँ पर होंगे इसे घेरा हुआ है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने जो पृष्ठ बनाया है, पृष्ठ कैसा है हमारा? ये बन रहा है बेलनाकार, ऐसा पृष्ठ बन रहा है हमारा, आवेश इसके भीतर है। तो यहाँ से भी गिर गया, यहाँ से भी गिर गया, पूर्ण तरह से ये बंद हो गया है। तो ये बन गया हमारा काल्पनिक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ, ये बन गया हमारा। यहाँ एक और चीज़ हमारी नहीं है, तो एक होता है हमारा आवेश पृष्ठ घनत्व, ये हमें जानना जरूरी है पहले। आवेश पृष्ठ घनत्व, इसे शो करते हैं हम सिग्मा के रूप में। ये क्या होता है? किसी भी पृष्ठ पर उपस्थित संपूर्ण आवेश और उस पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात। माना आवेश कैपिटल Q है, क्षेत्रफल हमारा कैपिटल A है, तो यहाँ सिग्मा इक्वल टू Q/A को हम कहेंगे आवेश पृष्ठ घनत्व। किसी भी पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा तथा उस पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात उस पृष्ठ का आवेश पृष्ठ घनत्व कहलाता है। मैंने कह दिया है, आप इसको डेफिनेशन को राइटिंग कर देंगे, लिख देंगे। ये स्थिति हमने बना दी है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर, हम प्रूफ करते हैं इसको कि किस तरह से हम यहाँ पर गॉस प्रमेय के आधार पर इसका तीव्रता का मान निकालने का प्रयास करेंगे। तीव्रता हमारी यहाँ पर E है, दिशा इसकी इस तरफ बन रही है। हमने यहाँ पर अब इस गॉसियन पृष्ठ जो हमने यहाँ पर खींचा है, इस गॉसियन पृष्ठ की 3 सतहें हैं, जो हमने पीछे भी किया था, जो हम कर रहे थे रेखीय चालक के लिए। 2 पृष्ठ हमारे समतल हैं, ऐसे ऐसे समतल, एक समतल 2 समतल। अब बीच में कैसा है हमारा? वक्रीय है, 2 समतल 1 वक्रीय, ये अवस्थाएं हमारी हैं। इन अवस्थाओं के आधार पर हमने 3 पृष्ठ मान लिए यहाँ पर। एक को मान लिया हमने S1, एक को मान लिया S2, एक को मान लिया हमने S3, 3 पृष्ठ मान लिए। अब इन 3 पृष्ठों के मान निकालने के लिए हम तीनों पृष्ठों में लघुखंड मानेंगे, छोटे खंड मानेंगे। वो मान लिया हमने, यहाँ माना हमने DS1 जो इस बिंदु P को घेरे हुए हैं, यहाँ माना हमने DS2 जो इस P' को घेरे हुए हैं, यहाँ माना हमने DS3 जिसकी अवस्था
इस वक्रीय पृष्ठ के अंदर यहाँ पर उपस्थित है। अब इनके मुंह देखिए, यहाँ जो हमने बनाया है ये पृष्ठ यहाँ पर बनेगा हमारा, दिशा यहाँ बनेगा, दिशा इसके सामने रहेगी। ये पृष्ठ यहाँ मिलेगा हमको, दिशा इसकी इस तरफ रहेगी। वक्रीय पृष्ठ हमने यहाँ बनाया है, दिशा इसकी ऊपर की तरफ रहेगी, ये बना। तो ऐसी अवस्था में यहाँ भी जो कोण बन रहा है हमारा, ये इस ई के समांतर है ds1, ये ds2 ई के समांतर है, लेकिन ds3 हमारा ई के लंबवत है। ये तीन अवस्थाएं बन रही हैं। हमें इन तीनों अवस्थाओं को लेकर यहाँ पर तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, और उसके द्वारा हमने लास्ट में इस पूरे काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स प्राप्त करना है, जिसे हम फाई ई कहेंगे। उसके आधार पर उन्हें यहाँ पर परिणामी मान निकालने का प्रयास करना है। ठीक है ना। तो यहाँ हमें हमारा एम कि तीनों पृष्ठों के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स निकाला जाए। तो पहला पृष्ठ हमारा क्या है, S1 लिखते हैं पहले। S1 के लिए सबसे पहले हमारा मान आएगा S1 के लिए। इसके लिए लेते हैं हम, तो लघुखंड है यहाँ कौन सा है हमारा, ds1। तो जो फ्लक्स रहेगा हमारा लघुखंड ds1 से गुजरने वाला फ्लक्स, इसे बोलेंगे हम d∅1 इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर, या ऐसे बोलेंगे हम ई ds1 cos थीटा, वेक्टर रूप में, ये प्लेन रूप में। तो ये d∅1 का मान मिल गया हमको। अब हमें इस मान के द्वारा बड़ा मान निकालना है। तो लघु मान के द्वारा बड़ा मान मतलब लघु मान का इंटीग्रल, समाकल उस रेंज के लिए जिस रेंज का हम मान निकालना चाह रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो अतः S1 से गुजरने वाला फ्लक्स अतः S1 से गुजरने वाला जो फ्लक्स रहेगा हमारा वो हो जाएगा φ1 इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल S1 d∅1 इक्वल टू, यदि मान रख दें इसका, तो क्लोज्ड इंटीग्रल S1 e ds1 cos थीटा हमें यहाँ मिल जाएगा। अब हमें चेक करना है कि E और ds1 के बीच कोण क्या बन रहा है। तो कहाँ है E और ds1, E यहाँ पर, ds1 यहाँ पर, दोनों के बीच जो कोण बन रहा है वो कोण 0 डिग्री का है। ऐसी अवस्था में कोण 0 के लिए यदि हम मान निकालना चाहें इसका, देखिए लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि E तथा ds1 के बीच कोण थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अतः φ1 इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल S1 e ds1 cos 0 डिग्री, जिसका मान हो जाएगा हमारा 1, देन क्लोज्ड इंटीग्रल S1 e ds1, चूंकि cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, इसका हमने यहाँ पर यूज किया, implies that φ1 इक्वल टू e क्लोज्ड इंटीग्रल S1 ds1। ठीक है। इस सूत्र में जो क्लोज्ड इंटीग्रल S1 ds1 है, ये दिखा रहा है कि ds1 जिस पृष्ठ का लघु रूप था उसका ये बड़ा मान देगा, छोटे का इंटीग्रल बड़ा मान। तो मिलेगा यहाँ पर हमको चूंकि क्लोज्ड इंटीग्रल S1 ds1 इक्वल टू, इसको हम यहाँ पर a मान रहे हैं, पहले लिखेंगे इसको बराबर पृष्ठ S1 का क्षेत्रफल बराबर a मान लिया, इसको यहाँ पर लिख दिया माना। क्यों माना वो भी आपको आइडिया बन जाएगा, जब पीछे हम करेंगे तब बात आ जाएगी बाद में। अभी यहाँ पर इसको शो कर लीजिए केवल। हमने यहाँ पर शो किया तो मिला हमको यहाँ पर φ1 इक्वल टू EA, हमें यहाँ मिल गया। इसको अपने नंबर
2 मान लिए। फाई 1 इक्वल टू ई ए मिल गया हमको नंबर 2। तो पहला पार्ट हमने कर दिया। इसी प्रकार से नंबर 2 जो बन रहा है हमारा, जिसके लिए हम यहाँ पर S2 कह रहे हैं, उसके लिए जो मान मिलेगा हमको वो सिमेट्री के आधार पर वैसे ही मिल जाएगा जैसे यहाँ मिल रहा है, क्योंकि यहाँ की अवस्थाएं सारी वहाँ हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सारी अवस्थाएं यही लेकर फाई 2 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे इसको हम इसी प्रकार सममिति से प्राप्त बिंदु P डैश के लिए फाई 2 इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल S2 E ds2 इक्वल टू E क्लोज्ड इंटीग्रल S2 ds2। इसको हम फिर इम्प्लाइज दैट फाई 2 इक्वल टू ई ए ही मान लेंगे। चूंकि दोनों क्षेत्रफल समान है इसलिए मान लिया उसको। तो फाई 2 भी आ गया हमारा, फाई 1 भी आ गया, लेकिन फाई 3 की स्थिति जरा डिफरेंट है। वो वक्रीय अवस्था दिखा रहा है हमारा, तो उसको लेते हैं हम यहां पर S3 के लिए d फाई 3 इक्वल टू E ds3 cos थीटा। तो S3 से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स, जो फ्लक्स रहेगा हमारा, जिसे हम बोलेंगे फाई 3 इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल S3 d फाई 3 इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल S3, जैसे हमने पीछे किया था E ds3 cos थीटा। अब यहाँ चेक करना है हमने कि हमारा कोण कितना बन रहा है, E और ds3 के बीच हमारा कोण कितना बन रहा है, उससे हमने यहाँ पर देखना है। तो हमारा E देखिए कहाँ पर है, E इस तरफ, ds3 यहाँ पर, कोण 90 बन रहा है। लिखेंगे यहाँ पर चूंकि E व ds3 के बीच कोण थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अतः फाई 3 इक्वल टू 0। इसको नंबर 4 मान लेंगे हम। क्यों हुआ ये? चूंकि cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 0 को गुणा यदि हम किसी भी राशि पद या बीजीय पद किसी से भी करें उसका मान 0 ही आता है। तो ऐसी अवस्था में इसका पूरा मान हमारा 0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर तीनों मान निकाल दिए, फाई 1 निकाल दिया, फाई 2 निकाल दिया, फाई 3 निकाल दिया, लेकिन हमें मान निकालना है परिणामी। तो इस पूरे गॉसियन पृष्ठ के जितने हमारे पृष्ठें हैं, उन समस्त पृष्ठों से गुजरने वाले जो फ्लक्स रहेगा उनका यदि हम योग कर दें, परिणामी निकाल दें, तो हमें इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा। वही करेंगे यहाँ पर हम। अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स जो रहेगा हमारा फाई ई, इसको फाई ई बोलेंगे हम, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, इसको नंबर 5 मान लेंगे। इस 5 में हम इन तीनों के मान समीकरण नंबर 2, 3 और 4 से रख देंगे। समीकरण 5 में समीकरण 2, 3 तथा 4 के मान रखने पर रखते हैं हम, तो मिलता है हमको यहाँ पर फाई ई इक्वल टू ई ए, जैसे क्रम में हमको मिला है वैसी राइटिंग
ई ए प्लस 0 इम्प्लाइज दैट मिला हमको कि फाई ई इक्वल टू 2EA। इसको नंबर 6 मान लेंगे, ठीक है ना। तो जो नंबर 6 है हमारा, इसमें यहाँ पर मिला हमको 2EA, जो शो कर रहा है हमारा कि ये इस गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल संपूर्ण फ्लक्स है फाई। तो ये मान हमने यहाँ से निकाला। अब गॉस की जो स्थिति थी, गॉस प्रमेय के अनुसार जो हमारा यहाँ मान मिलेगा, वो मान क्या मिलेगा, कुल घिरे हुए आवेश का 1/ε0 गुना यहाँ पर इसका मान होता है। तो यहाँ पर हम इसके फाई का मान निकालने के लिए Q/ε0 से इसके मान को शो करेंगे। यहाँ जो हमारा मान है, जो आवेश यहाँ रहेगा घिरा हुआ आवेश, उसके लिए गॉस प्रमेय से गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो रहेगा हमारा फाई ई इक्वल टू Q/ε0। इसको अब नंबर 7 मान लेंगे। लेकिन यहां हमारा आवेश एक नहीं है। जब हमने नियम निकाला था, इसके लिए हमारा आवेश केवल एक था, सिंगल आवेश, बिंदु आवेश। हमारा आवेश यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ आवेश की कुछ मात्राएं हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर सूत्र 1 का प्रयोग करेंगे और इससे हम आवेश का मान निकालने का प्रयास करेंगे। जो हमारा आवेश रहेगा वो इससे मिलेगा हमको। तो समीकरण 1 से Q इक्वल टू सिग्मा A ये मिला हमको। इस मान को रखते हैं हम नंबर 7 में। अतः समीकरण 7 से मिलेगा हमको फाई ई इक्वल टू सिग्मा A/ε0। इसको नंबर 8 मान लेंगे। अब देखिए, जो हमारा 8 है, समीकरण नंबर 8 और समीकरण नंबर 6 दोनों एक ही अवस्था से मिलने वाले फ्लक्सों के मान हैं। अतः दोनों मान समान होंगे। इसलिए समीकरण 6 और 8 से 6 व 8 से मिलेगा हमको 2EA इक्वल टू सिग्मा A/ε0। अब A से कट गया A, देन मिला हमको कि E इक्वल टू सिग्मा/2ε0। नंबर 9 हमारा तीव्रता का मान है, जो हमें यहां पर निकालना था। लेकिन देखिए, यहां पर इस तीव्रता में यहां पर लास्ट में A कट गया, इसीलिए हमने यहां पर समीकरण नंबर 2 जब निकाला था तो वहां हमने इस वाले पार्ट को A माना, क्षेत्रफल को हमने A माना। हमने क्षेत्रफल निकाला नहीं। यदि निकालते हम तो हमारा टाइम वेस्ट होता, लास्ट में उसने कट नहीं था। तो ये मान आया हमारा जो अनंत विस्तार की अचालकीय सीट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो E का मान आ गया। इस सूत्र में कहीं हमारा R नहीं है, कहीं हमारा A नहीं है। क्षेत्रफल A भी नहीं है, R भी नहीं है। इसका मतलब इस अवस्था में मिलने वाली जो तीव्रता रहेगी हमारी, वो इसके क्षेत्रफल और इस डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करेगी। समीकरण 9 से यह ज्ञात होता है कि इस अवस्था में तीव्रता, क्षेत्रफल कैपिटल A तथा बिंदु की दूरी स्मॉल r पर निर्भर नहीं करती है। यहां ठीक है ना। तो ये हमारा डेरिवेशन था, हमारा सूत्र जो हमने अनंत विस्तार की अचालकीय आवेशित
सीट के लिए ज्ञात किए। तो ये गॉस प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग है। अब जो हमारा नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक आएगा, वो टॉपिक क्या है? गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग की तीसरी अवस्था, जिसमें हम लेंगे एक चालकीय सीट। तो उस सीट में हमको तीव्रता क्या मिलेगी वो हम निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों के पास ये पहुंच जाए। शेयर कीजिए इसको, और साथ में यदि आपको कोई डाउट हो, समस्याएं हो, तो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे मैं उसका आपको जवाब दे सकूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ले बाय, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।